तो जैसा कि आपने देखा कि जेई मेंस जो है स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट पेपर जो हुआ है वो 22 जनवरी को हुआ है, मतलब आज के दिन। और शिफ्ट जो है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मेरे पास आया और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमें मिले। 19 क्वेश्चन के अराउंड मैंने क्वेश्चन देखे हैं इसके अंदर, और 25 वैसे तो क्वेश्चन थे, बट जितने अवेलेबल हो पाए मैं उनकी आंसर की आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एक टिप भी दूंगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ साथ, कि किस तरीके से आप कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करके जाएं कि 100% चांसेस हो, एटलीस्ट 90% चांसेस तो हो ही जाएं उस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि मोर और लेस पैटर्न बहुत सिमिलर रहता है। तो आपको देखने को मिलेगा, मैं साथ साथ वीडियो में बताता चलूँगा कि इस चैप्टर से ये टॉपिक आप 101% करके ही जाइएगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एक बार कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 40 माइक्रोफैराड और वो कनेक्टेड है 100 वोल्ट से, एंड द पावर सप्लाई। नाउ इंटरमीडिएट स्पेस between the plate is filled by the dielectric of the dielectric constant 2 due to the introducing the dielectric extra charge and change in electrostatic energy in the capacitor। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना स्टोर होगा? तो सबसे पहली चीज कि चेंज इन चार्ज होगा फाइनल चार्ज माइनस में इनिशियल चार्ज। अगर चार्ज को मैं कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में लिखूँ तो Q इक्वल टू CV होता है। तो C का वैल्यू K टाइम्स बढ़ जाएगा जैसे ही मैं डायलेक्ट्रिक डालूंगा। तो अगर मैं इसको देखूं कि चेंज इन चार्ज कितना होगा, तो के सी वी माइनस सी वी, इट मीन्स के माइनस वन सी वी। डायलेक्ट्रिक है हमारा 2 और ये -1 इंटू में सी वी, इट मीन्स सी इंटू वी। सी कितना है वो देख लेते हैं, 40, सो इट इज़ 40। माइक्रोफैराड में है तो माइक्रोफैराड में ही रहने देंगे, फिर हम माइक्रोकूलम में उसका आंसर लिख देंगे, और ये 100 है। तो इसका मतलब 40 इंटू 100,000 में हो गया 10 की पावर -6। तो ये मिली कुलम में हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि मिली कुलम में ही हमें ऑप्शन अवेलेबल है। तो 4 मिली कुलम ये है, आंसर हो गया हमारा। हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी एनर्जी को, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ सी वी स्क्वायर, सेम पैटर्न रहेगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज के हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर। So it is nothing but half CV square. So by putting all these value we get answer. Okay. So definitely answer will be 0.2 joule. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? अच्छा, इससे मैं आपको बता दूं कौन से टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन। मतलब अगर इन्होंने कैपेसिटर से और डायलेक्ट्रिक से क्वेश्चन पूछा है तो इट मीन्स कि सेकंड शिफ्ट के बच्चों के लिए और जो नए पेपर आने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं कैपेसिटर के जो है टॉपिक, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर और डायलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे आने वाला है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के जाते हैं, खासतौर पर पोटेंशियल का चैप्टर भी, तो आपको जो टॉपिक याद करके जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड सेकेंड टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, जिसका एम मास है, रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, ठीक है, जो कि है प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब इसके सेंटर से पास हो रहा है, इस तरीके से कुछ ऐसा डिस्क हो गया, इसमें से पास इधर हो रहा है, और यहाँ से एक डिस्क कट कर ली इन्होंने, दैट इज द रेडियस ऑफ r/2। ओके, नाउ द फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कोई नहीं, निकाल देंगे। सबसे पहले तो देखिए इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो mr²/2। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर हम ये कह लें कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिस्क का वो था। अब रिमेनिंग पोर्शन का कितना है वो निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग का कैसे निकालेंगे? तो रिमेनिंग भी एक डिस्क है जो कि कितने मास की है। देखिए, जब भी
डिस्क कट करते हैं तो डिस्क को एरिया आप कट करते हैं। डिस्क को कट करने का मतलब ये होता है, तो मतलब आपने r/2 की डिस्क अगर कट करी है तो एरिया कैसा होता है, πr², मतलब 1/4 जो है वो मास कम हुआ होगा। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में सिखाई जाती हैं कि अगर r/2 की डिस्क कट करी गई है तो उसमें m/4 मास निकल जाएगा। तो मास तो हो गया m/4, ठीक है, और रेडियस कितना है इसका, तो रेडियस है r/2 उसका स्क्वायर, तो mr² डिवाइडेड बाय 2। ये तो हो गया इस डिस्क का इसके सेंटर के अबाउट। नाउ इसके अबाउट कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है उसके अबाउट कितना होगा, तो m/4 r², क्योंकि आप यहाँ से, अब ये मैंने क्यों किया एक्स्ट्रा वाला, ये आप इस बात को समझिए, ये तो है उसके सेंटर ऑफ मास के, जो आपने डिस्क कट किया है उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, बट जिस एक्सिस के अबाउट आप जानना चाहते हैं वो एक्सिस यहाँ पर है, ये एक्सिस है वो। ठीक है, तो उसके लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके मैंने यहाँ का बाकी पोर्शन सॉल्व किया है। ठीक, ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा जो है नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत पहले भी पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, आपको क्लास में भी कराए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं तो खासतौर पे आपको ऐसे क्वेश्चंस कराता ही रहता हूँ। चलिए ये हो गया, और ये हमारा, तो ओवरऑल हमारा बन जाएगा ये mr²/32, और ये mr²/16, 3/32 mr²। तो ये हमारा पोर्शन आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कोशिश है कि आप लोग इजीली इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी ना हो आपको समझने में, कोशिश यही है आप आसानी से समझें इसको। ठीक, अब रिमेनिंग पोर्शन का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये रिमेनिंग का नहीं है एक्चुअल में, ये जो है आपका, मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिस्क कट की गई है, जिसको कट किया है वो उसका है। ठीक है, रिमेनिंग का तो अब निकल के आएगा कि रिमेनिंग का कितना है। तो पहले वाले का कितना था, mr²/2, उसमें से 3/32 mr² को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 32, 16, 16 माइनस 3, 13, 13/32 mr²। So this is your answer. It means option number D is correct. So option D is correct according to the question. It means कि अब आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से दो टॉपिक पढ़ के जाने हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हो सके लगा के देखिए, डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे, और सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इनके क्वेश्चंस आप लगा के देख लीजिए, दीज आर द हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवरी टाइम दे आस्क सेम क्वेश्चंस। तो प्लीज़ बच्चों इन दो टॉपिक को जरूर करके जाइए, रोटेशन में कुछ करके जाइए या नहीं जाइए, इन दो टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। ठीक है, वैसे तो आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए और सब कुछ करके जाना चाहिए, बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होता, बट क्योंकि शिफ्ट वाइज प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं कि हाँ भाई मोर और लेस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इर्द गिर्द क्वेश्चन बन रहे हैं तो जो क्वेश्चन दिए गए होंगे वो कहीं ना कहीं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड रहे होंगे, और ये चीज़ आपको देखने को भी मिलेगी अब की बार अपकमिंग पेपर में, जो कल होने वाला है। उसके बाद कंटिन्यूएशन में 2 दिन 3 दिन और चलेगा, टोटल 5 दिन तक ये पेपर चलता है। फिर उसके बाद जिन बच्चों का बी आर्क है उनका 30 को है। ठीक है, 30 जनवरी को वो बच्चे पेपर देंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो पहले ग्राउंड स्टेट में है, जिसका रेडियस हमें गिवन है, और फिर वो द वाइल दैट द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, मतलब n=4 पे। देखिए ग्राउंड, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, इट मीन्स n=4। कह रहा है रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, है ना। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है, या ये कह दूँ कि अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊँ कि 2πr(n) वाले फॉर्मूले से, तो भी जो है मैं निकाल सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली भी ये कह सकता हूँ कि मतलब n फाइनल बाय n इनिशियल इज इक्वल्स टू वेवलेंथ फाइनल अपॉन वेवलेंथ इनिशियल। यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, अगर मैं ये रिलेशन देखूँ कि ये रिलेशन आया कहाँ से, तो एक्चुअली दिस रिलेशन इज कम फ्रॉम लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p वेयर इट इज mv, ओके, and v is, you already know that 1/n, it means lambda is proportional to n,
सो n फाइनल अपॉन में n इनिशियल इज इक्वल्स टू n फाइनल अपॉन में n इनिशियल, n फाइनल इज 4 and इनिशियल इज 1, सो द रेशियो विल बी 4:1 एंड द आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये जो है डायरेक्टली आपको रटा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप डी ब्रॉगली के बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले से जाके कर सकते हैं। याद करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर से, ठीक है, डुअल नेचर से, वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ओके, तो प्लीज़ बच्चों ये याद करिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया, डेफिनेटली आपको दोबारा भी देखने को मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको, मूविंग चार्ज से भी मान सकते हो। निकालेंगे कैसे? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बताऊं किसी सर्कुलर लूप की, उसके सेंटर पर होती है 2πr, तो B/μ0 का डायमेंशन पूछा है, तो इट इज़ I/2r, इट मीन्स एम्पेयर बाय पर यूनिट लेंथ। तो बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ये तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं था। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन भी कह सकते हो, मूविंग चार्ज का भी क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या याद करना है? डेफिनेटली यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और सबकी डायमेंशन चेक करनी है, और जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स के वो सब अच्छे से याद करने। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, कि एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, जिसका मास, मैं यहाँ से एक सॉलिड स्फीयर ले लेता हूँ। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी ले लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर मैंने ले लिया, इसका मास दे रखा है आपको कैपिटल M, इसका रेडियस आपको दे रखा है R। एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ पॉइंट मास, कोई पॉइंट मास है जिसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज F। ओके, नाउ अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास m/7, कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास m/7 इज रिमूव्ड। इतना रिमूव कर दिया तो कितना बचा? m-m/7, उसमें से माइनस कर दीजिए, दैट इज 6m/7 मास जो है रिमेनिंग रह गया। व्हाट इज द न्यू फोर्स? सो सेम आंसर वी गेट इजीली, G m/m अपॉन में डिस्टेंस इज, सपोज दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर। नाउ f डैश विल बी G 6m/7 m अपॉन में r²। देखिए, इसके क्योंकि कॉन्सेंट्रिकली काटा गया है तो r का डिस्टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर इसेंट्रिकली काटते तो r चेंज होता है, तो ऐसे में आपको जो है गड़बड़ देखने को मिल सकती है। ठीक, अभी आंसर इज 6/7। ठीक है, f/f डैश विल बी, सॉरी, f'/f विल बी 6/7। इट मीन्स योर आंसर इज B पार्ट। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है, खास तौर पे ग्रेविटेशनल लॉ, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी क्वेश्चन आए हैं इससे। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, कैपलर लॉ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, वो भी लिख लीजिए, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कैपलर्स लॉ से। ठीक, ऐसी जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि इन अ वर्नियर कैलिपर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन मेन स्केल डिवीजन। बिल्कुल सही बात है, हम हमेशा जानते हैं कि n मेन स्केल की जो डिविजन्स होती हैं, ठीक है, अगर उसमें जो है मैं ये कहूँ कि इसमें ये जो है जो मेन स्केल की डिविजन्स है, अगर वो n है, ठीक है, तो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन होगी हमेशा वो क्या होगी कि उससे छोटी होंगी। ठीक है, n-1 पे चलेंगी। ठीक, मैं डायरेक्टली ही कह सकता हूँ। तो स्टेटमेंट ट्रू है कि वर्नियर स्केल 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब बात करते हैं द वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट इज गिवन बाय द मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द वर्नियर स्केल। ये गलत है, मल्टीप्लाई की जगह सब्ट्रैक्ट वर्ड का यूज होना चाहिए था, क्योंकि आप ऐसे करते हैं ना, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन एंड दिस इज इक्वल टू लीस्ट काउंट।
सो सिंपल डेफिनेशन बेस, मतलब आपसे कैलकुलेट भी नहीं कराया, लीस्ट काउंट आपसे डायरेक्टली पूछ लिया, तो ये फॉल्स हो गया, वो ट्रू हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे? स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू, स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू, बट स्टेटमेंट टू इज़ नॉट करेक्ट। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉब है जो कि सस्पेंडेड है ओ पॉइंट पे, और स्ट्रिंग की लेंथ एल है, इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ एल है, इज लेफ्ट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन एज शोन इन द फिगर वी नॉट, और ये यहाँ से फेंका जा रहा है ए पॉइंट से। द स्ट्रिंग इज बिकम स्लैक व्हेन द बॉब रीच टू द डी पॉइंट, तो यहाँ पर स्लैक कर रहा है, थोड़ा सा स्लैक मतलब कि यहाँ तक ही जा पा रहा है, उसके बाद ढीला पड़ जाता है। ठीक है, डी पॉइंट तक जाने के बाद ढीला हो जाता है, तो डी पॉइंट तक जाने के बाद ढीला हो जाता है, इसका मतलब वी नॉट कितना होना चाहिए? तो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, इट इज़ √5GL होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि उसने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा बी पर और सी पर। तो बहुत सिंपल है कि काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू हाफ mv0 का स्क्वायर माइनस mg। ठीक है, हाफ mv0 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि वही वो एनर्जी लेके चला था, और इतनी हाइट जाने पर उसने कुछ एनर्जी खर्च कर दी होगी इस हाइट को पकड़ने के लिए। ठीक है, इस हाइट तक पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी खर्च की होगी, तो ये हाइट कितनी होगी? तो ये जो है लेंथ एल है, भाई स्ट्रिंग की लेंथ तो उतनी है ना, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की? दिस इज एल कॉस थीटा, एल कॉस 60 मतलब L/2, सो दिस इज L/2, और ये टोटल एल है, तो इट मीन्स L/2 ही वो ऊपर आया है, तो यहाँ से यहाँ तक L/2 ऊपर आ गया, तो मैं यहाँ पे L/2 प्लेस कर देता हूँ, एंड द वैल्यू इज mv0 का स्क्वायर इज mgl माइनस mgl/2, so answer is 4/2 mgl, it is 2 mgl, so the kinetic energy at point B is 2 mgl। now इस पॉइंट पे चलते हैं, अब आप ये भूल जाइए कि ये यहाँ पर कितना कैलकुलेट हुआ, अब आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसको मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी 60 है, तो ये जो लेंथ है ये तो L है, ये तो हमें पहले से पता है ये L है, ये लेंथ और कितनी है वो पता चल जाए, तो ये L है, तो ये L का cos 60 है, मतलब L/2 वही, तो फिर इसका मतलब L प्लस L/2 मतलब 3L/2 जो लेंथ है, ये टोटल हाइट इसने रीच करी है, 3L/2 हाइट रीच करी है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज हाफ mv² विच इज़ 5 mgl माइनस करेंगे इसको mgh, h इज़ 3L/2, तो 5 से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 mgl, 2 से 2 कैंसिल, सो द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट B अपॉन में काइनेटिक एनर्जी एट C इज इक्वल्स टू 2:1, इट इज 2:1, इट मीन्स द आंसर इज 2। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने करना है, और इसके लिए आपको जो टॉपिक याद करना है, हाईलाइटेड टॉपिक जो आपके लिए है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक, ये जो है आपको मैं जो कराने वाला, मतलब टॉपिक आपको जो याद रखना है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जल्दी जल्दी में मैं स्पेलिंग ही भूल गया उसकी। ठीक है, हो जाता है बेटा कभी कभी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्लियर? ये टॉपिक आपको अच्छे से याद करके जाना है, इससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बार भी आया है। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा अगर आपको डाटा नहीं पता है, या आपको डाटा गिवन नहीं था पेपर में, तो बिकॉज अगर आपको नहीं पता है कि लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होती है वो कितनी है, ठीक है, और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कितनी है, ठीक, तो आपके लिए ये जो है डाटा मुश्किल होने वाला था। तो इट इज़ आई थिंक 40 कैलोरीज पर ग्राम, एंड वेपराइजेशन का होता है आई थिंक 540 कैलोरीज पर ग्राम, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मैं देख लूँगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है यही डाटा होता है इसका,
और स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक हीट आइस की होती है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद अगर मैं बात करूं और हमें चाहिए स्टीम की, तो स्टीम की भी होती है 0.5 और 4.8 समथिंग। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये डाटा आ गया, और इसके बाद जो हमारे पास डाटा हमें रिक्वायर्ड था वो है टेम्परेचर। तो वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं। तो 10 डिग्री पहले तो हमें लाना पड़ेगा इसको पानी में। ठीक है, तो पहले तो हमें दिया हुआ है -10 डिग्री सेल्सियस, और उसको हम 110 डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं। तो -10 से पहले 0 पे लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लेटेंट हीट देंगे, फिर यहाँ से 100 पे लाना पड़ेगा, फिर यहाँ लेटेंट हीट देंगे, और फिर 110 पे लाना पड़ेगा। तो पहले 0 से 10 पे आने के लिए 10, और स्पेसिफिक हीट है 0.5 प्लस फिर 100 पे लाना है। 100 पे लाने के लिए स्पेसिफिक हीट है 1, और फिर उसके बाद तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट नहीं, यहाँ पे लेटेंट हीट और चाहिए होगी। तो लेटेंट हीट के लिए हमारे पास मास होना चाहिए। मास दर का -10⁻³ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में ले लूँगा, और इसका वैल्यू डाल देता हूँ मैं स्पेसिफिक हीट का 0.5। ठीक है, अच्छा लेटेंट हीट डालनी थी, यहाँ तो भूल गए। लेटेंट हीट डाल देते हैं 40। तो ये डाल दिया मैंने 40 प्लस, अब मेरे को 100 पे ले जाना है, और स्पेसिफिक हीट डालनी है 1 प्लस लेटेंट हीट पे ले जाना है। लेटेंट हीट डालनी है मुझे 540 × 1 प्लस, फिर मुझे 10 डिग्री और रेज करना है, 0.5 पे ले जाना है। 0.5 स्पेसिफिक हीट है उसकी। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 40, ये हो गया 100, ये हो गया 540, और ये हो गया फिर से 5। तो 5 5 10 10, और ये 50 50, और ये 100, और 100 ये 540। तो ये हो गया 640 प्लस 100, मतलब 690। 690 नहीं, 690 नहीं, तो आई थिंक इसकी होती है 80 के अराउंड। 580 है इसकी या 540 है? आई थिंक इसकी जो होती है वो 80 के अराउंड होती है। 80, क्योंकि इससे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, और मेरे भी थोड़ा सा डाटा दिमाग से स्किप कर गया। ठीक है, शायद यही होती है जहाँ तक मुझे याद है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें मैं 40 और ऐड कर दूँ, क्योंकि लीस्ट वैल्यू जो आ रही है सबसे छोटी वही 730 आ रही है, तो डेफिनेटली यही आंसर होने वाला है। इवन अगर मेरे दिमाग से डाटा भी स्किप करके होगा तो भी। ठीक है, स्मार्ट गैस भी अगर मैं लगाता हूँ, क्योंकि जितना डाटा मुझे याद था वो तो मैंने बता दिया मेरे को। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इधर के डाटा में थोड़ा सा लेटेंट हीट में मेरे को ऊपर वाले में शायद 40 की जगह 80 है, जहाँ तक मुझे याद है। तो आ जाएगा आपका 730 कैलोरीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको जो टॉपिक याद करना है, जो हाईलाइटेड टॉपिक है इस बार के लिए, वो है कैलोरीमेट्री। ओके, तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, कैलोरीमेट्री नथिंग बट द हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। ठीक, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, जिसमें एक थिन कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। वन साइड इज पॉलिश्ड कंप्लीटली, एंड एट द डिस्टेंस ऑफ द लेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज सेट फॉर्म टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ओके, कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास, यहाँ से मैं एक लेंस ले लेता हूँ, ये एक लेंस है। ठीक है, तो इस लेंस को इस तरफ से पॉलिश कर दिया गया है। अब पॉलिश करने के बाद ऑब्वियस है कि जो इस पर फोकल लेंथ होगी, ठीक है, जब ये सिंपल लेंस था अब वो नहीं रहेगी,
तो इसकी फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की मैं क्लास में करवाता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ लेंस की फोकल लेंथ प्लस मिरर की फोकल लेंथ, मिरर की पावर, ठीक है। सो द पावर, नेट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 2 टाइम्स ऑफ लेंस की पावर प्लस मिरर की पावर। इसको फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे 1/f, 2fl, और ये 1/fm, क्लियर, नेगेटिव में। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे 1/fl को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको μ-1 इंटू 2r हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि दोनों साइड से r रेडियस का है, तो आसानी से ये आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ कि एफ एम का वैल्यू कितना होगा, तो ये मिरर है जिसका रेडियस उस साइड पे है, तो ये -r आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू -r/2, सॉरी, तो 2 ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं वैल्यू में पुट करके, तो दिस इज 2 इंटू में 2r μ-1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों मिलके, और ये +2, तो 2r कॉमन एंड इट इज़ 2 μ-1 +1 एंड 2r μ2 -1 is 1/f. So f is nothing but the r r/2 μ-1। और हमें पता है कि अगर हम फोकल लेंथ के डबल पे रखते हैं तो हमेशा फोकल लेंथ के डबल पर ही इमेज बनती है, तो 2f का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर इज r/2 μ-1। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। तो इसके लिए हॉट टॉपिक इस बार के जेई में जो है वो है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस लगा के जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एंटर कर रहा है, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में। तो ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक, ये हमें गिवन है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इमर्ज आउट, बाहर निकल रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, सपोज ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। यहाँ जब वो बाहर निकला तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको गिवन है Vx, जिसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वही वो कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ गिवन है E = 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, आप चेंज कर लेंगे इसको 9.1 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट पर मीटर में। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है, हम बाद में यूज़ कर लेंगे इसको। और कोई डाटा हमें गिवन नहीं है, ठीक है। और एक वेलोसिटी गिवन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, वो हमने गलत लिख ली यहाँ से, नहीं करेक्ट है, 10 मीटर पर सेकेंड। बाकी सारी वैल्यूज़ करेक्ट लिखी हुई हैं। अब आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो उसकी एक्सलेशन कितनी बनेगी वाई डायरेक्शन में, तो एक्सलेशन बन जाएगी E/m। ये मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि ये एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, सिंपल सा एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप कोई इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमेशा वेक्टर फॉर्म में उसको लिखा जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने कोई इक्वेशन लिखी, जैसे सपोज करिए आपने S = UT + ½ AT² इक्वेशन लिखी, तो इस इक्वेशन में अगर आपने S को y के लिए चुना है कि भाई मैं ये इक्वेशन y एक्सिस के लिए लिखूंगा, तो ये भी y कंपोनेंट का ही होगा और एक्सलेशन भी y कंपोनेंट का ही होगा, क्लियर। तो आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए, सबसे पहली चीज़। अब इनटू में टाइम, ठीक, तो टाइम का स्क्वायर। तो अब इधर मैं वैल्यू अगर पुट करूं, सबसे पहले तो, अरे मैं तो एक्सलेशन निकालता, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक सेकेंड, हाँ अब आ गए हम यहाँ पर सही जगह पे कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स 9.1 इंटू 10⁻⁻² मास, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया, वहाँ पे मास डाल दिया,
ये मास और चार्ज का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं -19। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ तो ये कट हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा 29 हो जाएगा प्लस का, तो 1.6 इंटू 10 की पावर 10 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब हम ये करते हैं काम कि वेलोसिटी जो उसने एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी चीज़ एक्सेलरेट नहीं कर रही, कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, एक्स की 0 हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर ये इक्वेशन लिखूँ कि वी एक्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये इक्वेशन करेक्ट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो मैं डिस्टेंस जो है, मुझे पता है कि एक्स में डिस्टेंस हुआ है 10 सेंटीमीटर और वेलोसिटी मुझे पता है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ वहाँ से कि 10 सेंटीमीटर विच इज़ 10 इंटू 10 की -2, वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड और 10 सेंटीमीटर, इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस इज, सो इतने सेकेंड में वो जो है पहुँच जाएगा। क्लियर। तो अब हमारे पास टाइम आ चुका है, एक्सेलरेशन आ चुकी है। अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए इन वाई डायरेक्शन तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। इनिशियली 0 है और ये 1.6 इंटू 10 की पावर 10 है और यहाँ पर ये 10 की पावर -2। क्लियर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। और 1.6 इंटू 10 की पावर 8 समथिंग है, तो कहीं कुछ रेशो में गड़बड़ हुई है। 31 -29 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, कुछ रेशियो में गड़बड़ हुई है। हमारे पास 8 आ रहा है और इसका पॉसिबल जो है ये बनना चाहिए, पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यही है b इंटू 10 की पावर 6। तो एक बार चेक कर लेंगे। डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, इट कवर बाय 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट है, यहाँ पर भी करेक्ट है वैल्यूज़। तो ये जो आएगा 10 की पावर -2 ही आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, अगर इसकी पावर को कम भी किया जाए तो 10 की पावर 16/7 आ रहा है, एक पावर की कमी पड़ रही है। कुछ कैलकुलेशन एरर होगा, देख लीजिएगा एक बारी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि सबसे नियर बाय यही ऑप्शन पड़ेगा उसके। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन एरर है, नथिंग बट, और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का इलेक्ट्रिक फोर्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाईलाइटेड टॉपिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ऑब्वियस है, डुअल नेचर से एक क्वेश्चन आना ही था। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी, उससे आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उससे। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू hc/h/nu/h/nu0 या फिर sc/λ माइनस sc/λ0। यहाँ से आप जो है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि अगर एक का वर्क फंक्शन 1.9 है, दूसरे का, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2.5 है, और अगर उन पर वेवलेंथ जो है इतने नैनोमीटर की फॉल कर रही है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि एनर्जी कितनी है उसके पास। तो 1240 डिवाइडेड बाय 550, ये मैं हमेशा आपको सिखाता भी रहता हूँ, और कि भाई डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो देख लेंगे भाई ये वाला तो नहीं करेगा, और ये वाला जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये जो है, क्योंकि ये तो वर्क फंक्शन का वैल्यू है, इसका ये वर्क फंक्शन ये है, ये वर्क, तो ये नहीं करेगा और ये वाला कर देगा, इट मीन सीजियम करेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑर्गन पाइप से, कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के गैसेस हमने यूज़ किए, जिसकी एक की डेंसिटी है ρ1 और दूसरी की है ρ2। अगर फोर्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू नाइन्थ वाला क्लोज्ड का और फोर्थ ओपन का,
फोर्थ ओपन का, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो 9/8 ओके, L2/L1 is equals to V2/V1, and we already know that the density is bulk modulus upon में density, so the value is 9/8 L2/L1 is equals to under root of rho 1 by rho 2, and we already have the density ratio 1/16, it means 1/4, 9/8 L2/L1, so answer is, देखो यार जल्दी जल्दी करने में ना थोड़ा सा यही होता है कि मतलब आप ना कोशिश करते हो, ठीक, कि भाई जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके, तो कुछ स्पेलिंग वगैरह जो है या राइटिंग वगैरह जो है उस पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है। लेंथ इज 10 सेंटीमीटर इनिशियल, तो आंसर इज 20/9 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत सिंपल सा इसका आंसर था, जिसको भी ओपन ऑर्गन पाइप मैंने पढ़ाया होगा बड़े आसानी से सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता देता हूँ कि हॉट टॉपिक क्या है। हॉट टॉपिक है स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव, वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, आप अच्छे से स्टैंडिंग वेव्स को स्टडी करके जाइएगा। चलिए बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे मास है m, और ये जो है एक स्फेयर कट किया गया r/3 का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, r/3 रेडियस का जो है रिमूव कर दिया गया इसमें से मास, और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसका भी मास m है, और ये दोनों का डिस्टेंस 2r है। और इसके बाद जो कह रहा है कि अगर इसमें इनिशियली फोर्स F1 लग रहा था, और डिस्क रिमूव करने के बाद, ये डिस्क रिमूव करने के बाद इस पर फोर्स F2 लग रहा था, तो बताइए F1/F2 का रेशियो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप F1 निकाल दीजिए। F1 इज़ नथिंग बट GM² अपॉन में 4r²। 4r क्यों? क्योंकि 2r है, और 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r²। F2 अब आप निकाल दीजिए, तो F2 कैसे निकलेगा, तो F1 में से जो आपने ऑब्जेक्ट निकाला है उसका फोर्स माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा F2 कितना फोर्स होगा। तो F2 निकालने के लिए हम यहाँ पर m कितना है, तो m है इस वाले ऑब्जेक्ट का जो कि काटा है, तो वो r/3 रेडियस का काटा है, इसका मतलब उसमें m/27 मास होगा। तो m/27 इंटू में m², सॉरी इंटू में m, और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट r प्लस r/3, इट मीन्स 4r/3। तो बेटा ये बात जो है मैं आपको जब जिस समय मैं क्लास कराता हूँ उस समय में भी एक्सप्लेन करता रहता हूँ, और आप क्लास में हर बार ये जो चीज़ें हैं सॉल्व करते हो, फिर भी अगर गलती हो रही है तो इसका मतलब आप ध्यान नहीं देते हो चीज़ों को पढ़ते वक्त। चलिए अब यहाँ से ये मैंने जो है डिस्टेंस डाल दिया, अब मैं वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ इसमें। GM² अपॉन में 4r का स्क्वायर माइनस GM², और ये 27 है और ये 16 है, और ये 3 का 9 ऊपर चला जाएगा तो 3 नीचे बच जाएगा, तो 3 और 16, 3 इंटू में 16r² रह जाएगा केवल। और अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 3 इंटू में 4 हो जाएगा 12, और 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 16 GM²/r², तो ये बच जाएगा 11/3 इंटू में 16 GM² अपॉन में r²। अगर इसका रेशो मैं, ये F2 है मेरा, इसका रेशो इसके साथ लेता हूँ तो F1/F2 मेरा 4 से 16 कट जाएगा और बच जाएगा 12, तो 12/11 आ जाएगा, क्योंकि F2 के आगे 11 लिखा है तो F2 के आगे 11, और ये 12 बच जाएगा, तो F1/F2 12/11 आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा किस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था कि एनर्जी जो है हमारी, हम लिख सकते हैं भाई
सिग्मा ए टी की पावर 4, तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर पहले एनर्जी ई है, ठीक है, इफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय स्मॉल बॉडी इज ई, तो एनर्जी रेडिएटेड बाय लार्ज बॉडी इज व्हाट। तो सिंपल है कि अगर लार्ज बॉडी का मुझे निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लार्ज रख देता हूँ, नीचे स्मॉल रख देता हूँ ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो लार्ज बॉडी का रेडियस कितना हो जाएगा, 0.4, और ये 0.2, और उसका स्क्वायर, क्योंकि 4πr² एरिया लगेगा यहाँ पर स्फेयर का, इनटू में टेम्परेचर विच इज़ 800 डिवाइडेड बाय 400 का पावर 4। तो ये 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 4, इट मीन्स 2 की पावर 6 विच इज़ 64। तो आंसर इज 64E। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपको बताता है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है। तो रेडिएशन टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। रेडिएशन टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, ठीक है बच्चों, स्किप करके मत जाइएगा रेडिएशन को प्लीज़, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाएंगे आप, और उसमें रेडिएशन अगर आपने छोड़ दिया तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। असर्शन है कि इफ़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, मान लीजिए पानी में कर लिया गया एयर की जगह, तो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीटा, मैंने आपको कई बार बताया कि बीटा जो होगा वो म्यू से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो बीटा अगर म्यू से डिवाइड हो जाएगा तो इट मीन्स कि फ्रिंजेस जो हो जाएंगी वो पतली पतली हो जाएंगी, पहले अगर मोटी मोटी थी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड द रीजन इज द स्पीड ऑफ लाइट इज रिड्यूस इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द वाइल द फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो स्पीड ऑफ लाइट तो कम होती है, बट इसका रीज़न स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में स्पीड ऑफ लाइट का कोई काम नहीं है, इसमें वेवलेंथ का काम है। अगर यहाँ ये लिखते हैं कि वेवलेंथ जो है वो इसकी कम हो जाती है, तो ये उसकी ट्रू एक्सप्लेनेशन होगी। बट दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो उसने बोला भी नहीं, कोई बात नहीं। तो हमारे को डायरेक्टली पता चल गया कि बी आंसर जो है वो करेक्ट है। अब हम इससे ये सबक सीख सकते हैं कि आपको मॉडिफिकेशन, कौन सा वाली चीज़ें पढ़ के जानी है, आपने मॉडिफिकेशंस पढ़ के जानी है। मॉडिफिकेशन इन YDSC वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन जितनी भी आपको कराई गई हैं क्लास के अंदर, आप प्लीज़ पढ़ के जाइए, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। नेक्स्ट सिंपल सा एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है जब मिडल पे है जॉकी उस समय 1 ओम है। इट मीन्स कि अगर ये एक बैटरी लगी है तो यहाँ पर आधा, यहाँ पे आधा रेजिस्टेंस आप अलॉट कर दीजिए और इस वाले से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इतने पोर्शन का जो होगा वो इधर आएगा, इतने पोर्शन का इधर आएगा। तो इसका मतलब 0.5, 0.5 और 2, तो इन दोनों का मिला के कितना होगा, तो 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2.5। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2/5 लिख सकता हूँ, और ये जो है सीरीज़ में हो जाएगा उसके साथ, तो 2/5 प्लस 1/2, इट मीन्स इट इज़ 10, और ये हो जाएगा 2 और 4, और ये है 5, तो 9/10 विच इज़ 0.9 ओम। इट मीन्स करंट इज V अपॉन में R 0.9/0.9 1 एम्पेयर। सो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था आई थिंक, तो इसका बड़े आसानी से आप आंसर निकाल सकते थे। इसका मतलब आपको सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स छोड़ के नहीं जाना है किसी ने भी, सर्किट सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। सर्किट के सॉल्यूशंस आपको देने होंगे। उसके बाद ये तो बहुत सिंपल मल्टीपल टाइम्स कराया हुआ क्वेश्चन है कि एच पे रखा हुआ है एक चार्ज को, ठीक है। अगर एच पे मैं एक चार्ज रखूँगा तो आप खुद सोचो कितना चार्ज अंदर आएगा। अगर मान लीजिए मैंने एच पे रख दिया इसको, ठीक है, तो ये एज पे रखा हुआ है तो इतना ही चार्ज केवल अंदर आएगा। अगर फेस पे होता तो हाफ चार्ज अंदर आता, बट फेस पे नहीं है, एज पे, तो 1/4 ही अंदर आएगा। तो आपका सीधा सीधा आंसर हो गया Q/4, क्योंकि चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज एनक्लोज है Q/4 टोटल का, तो आंसर इज Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी है जो कि एक्सप्लोड कर रही है 3 पीसेस में, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ कि आपको गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है
टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बॉडी ऑफ मास m एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस। पहले एक बॉडी थी m जो कि रेस्ट पर थी, एक्सप्लोड हुई 3 पीसेस में। 2 पीसेस m और 2m मास के हैं, एक m मास का है, एक m मास का है और एक 2m मास का है। फ्लाई इन अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द वेलोसिटी ऑफ, थर्ड मास की वेलोसिटी कितनी होगी? तो अगर 2 पीसेस जो है, एक पीस इधर जा रहा है, एक पीस इधर जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि दूसरा जो पीस होगा, ठीक है, एक 30 से जा रहा है, एक 40 से जा रहा है सपोज, तो ये आई कैप मान लो, इसको आप नेगेटिव जे कैप मान लो, ऐसा मान लो, ठीक है। तो तीसरे की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा कहीं पर भी हो सकता है रैंडमली, वी वेलोसिटी। तो मास इनटू में वी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द पार्टिकल टू स्मॉलर पीस की वेलोसिटी हमें गिवन है, तो ये स्मॉलर वाले हैं और ये 2m वाला है। तो इट इज़ 30 आई कैप माइनस 40 m जे कैप। सो m कैंसिल कर देते हैं। v इज इक्वल्स टू 15 आई कैप माइनस 20 जे कैप। और अगर हम इसकी वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना चाहें तो रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर में भी छोड़ सकते हो, कि ऑप्शन था या नहीं था मेरे को पता नहीं, बट जो क्वेश्चन अवेलेबल हुआ उसके हिसाब से। मेमोरी बेस है, जितना लोगों को याद रह जाता है, क्योंकि पेपर तो ऐसा नहीं है कि बाहर आ जाता है, मेमोरी बेस रहता है, जो याद रहता है उस हिसाब से वो बताते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर ये कुछ होना चाहिए। मैंने करा दिए, और भी क्वेश्चन मेरे को मिलते रहेंगे, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहूँगा और कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जिन बच्चों का बहुत एंड में जाके एग्जाम है, उन्हें बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं कि इसी को पढ़ के जाना चाहिए और इसी से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपका टाइम बहुत सेव होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।